हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चट्टाने यानी रॉक्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था भूकंप के बारे में, और जितने भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक एक टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपका सुपर टेट के एग्ज़ाम्स के लिए ये तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपका जो यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम है और यूपी टेट का जो एनवायरनमेंट पार्ट आता है उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के जो यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ईवीएस के लिए आप वो उठा करके देखना, आपको जितने भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ उनसे एक ना एक प्रश्न जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और मुझको सपोर्ट करने के लिए बस आप सिर्फ और सिर्फ इतना काम कर सकते हैं कि जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो वहाँ पर इन वीडियोस को शेयर एक बार ज़रूर कर दें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे चट्टाने यानी रॉक्स के बारे में। तो भूपटल पर पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं, चाहे वे चीका मिट्टी की भांति मुलायम हो या ग्रेनाइट की भांति कठोर हो, चट्टान कहलाती हैं। तो भूपटल पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो केवल धातु को छोड़ करके, किसको? धातु को छोड़ करके जितने भी पदार्थ होते हैं, चाहे वो चीका मिट्टी की तरह मुलायम हो और चाहे ग्रेनाइट की भांति कठोर हो, वो सब क्या कहलाते हैं? चट्टान कहलाते हैं। ठीक है, तो चट्टान का मतलब ये नहीं है कि कोई कठोर चीज ही आपकी चट्टान कहलाएगी, कोई मुलायम चीज भी आपकी चट्टान हो सकती है। ठीक, चट्टानें ग्रेनाइट तथा बलुआ पत्थर की भांति कठोर भी हो सकती है और चीका मिट्टी की भांति मुलायम भी हो सकती हैं। यह खड़िया मिट्टी और चूने की भांति छिद्रमय भी हो सकती हैं और ग्रेनाइट या स्लेट की भांति अप्रवेश्य। देखो, अप्रवेश का मतलब यह है जो छिद्रमय ना हो, कठोर हो, बाहर से कोई भी चीज उसमें प्रवेश ना कर सके। तो जो आपकी चट्टान हो सकती है वो आपकी छिद्रमय भी हो सकती है, उनमें छोटे छोटे छेद भी हो सकते हैं और हो सकता है कि उनमें छेद ना भी हो। ठीक है, तो एक तरीके से डेफिनेशन थी रॉक की। ठीक, कुछ चट्टानें एक ही खनिज से निर्मित होती हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और संगमरमर। कुछ चट्टानें जो होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, यानी वो एक ही प्रकार के खनिज से निर्मित होती हैं, जैसे आपका बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर और संगमरमर है। कुछ चट्टानों में एक से अधिक खनिजों का मिश्रण होता है, जैसे ग्रेनाइट है, स्फटिक है, फेल्सपार है, अब्रक है। ठीक है, जो 3 या 4 खनिजों से मिलकर के बनती हैं। कुछ अन्य चट्टानें अनेक प्रकार की धातु एवं अधातु खनिजों के जटिल मिश्रण से भी बनती है, जैसे एल्यूमिना है, कॉन्ग्लोमरेट है, लिमोनाइट है, अयस्क आदि। तो ये जो आपके एल्यूमिना है, कॉन्ग्लोमरेट है, आपका लिमोनाइट, अयस्क है, ये भी क्या है? कई प्रकार की धातुओं और अधातुओं के खनिजों से मिलकर के बनती हैं। तो ज़रूरी नहीं है चट्टानें सिर्फ और सिर्फ खनिजों के मिलने से ही बने, ये अकेले भी एक ही प्रकार के खनिज से भी मिलकर निर्मित हो सकती हैं, जैसे आपका बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर है, संगमरमर है, और कई सारे चीज़ों का, चट्टानों का मिश्रण भी हो सकती हैं। ठीक, भूवैज्ञानिकों द्वारा अब तक 2000 से अधिक खनिजों का पता लगाया जा चुका है, किंतु भूपटल या क्रस्ट के निर्माण में केवल 24 खनिज ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो अर्थ क्रस्ट जो मेनली बनी होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें केवल 24 खनिज जो हैं महत्वपूर्ण पाए जाते हैं। खनिज विशेष प्रकार के गुणों वाला मूल तत्वों का रासायनिक यौगिक होता है। खनिज क्या होता है? इसमें क्या होते हैं? आपके विशेष प्रकार के गुणों वाला मूल तत्वों का रासायनिक यौगिक होता है। ठीक है, 24 खनिजों को ही चट्टान निर्माता खनिज की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि मोस्टली इन्हीं चट्टानों से क्रस्ट आपकी बनी हुई है, यानी पृथ्वी की जो भूपरपटी है वो इन्हीं 24 चट्टानों के द्वारा बनी हुई है। और इनमें से भी जो 6 खनिज हैं वो प्रधान रूप से पाए जाते हैं, या 6 खनिज जो हैं इनमें से 24 खनिज तो पाए जाते हैं मुख्य रूप से, लेकिन उनमें से भी देखा जाए तो 6 खनिज जो होते हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा मुख्य रूप से चट्टान, वो मतलब पृथ्वी की भूपरपटी में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? फेल्सपार हैं, क्वार्ट्ज है, पायरोक्सिन्स है, एम्फीबोबोल्स है, अब्रक है और ओलिविन है। तो ये आपके 6 हो गए। ये 6 प्रधान रूप से पाए जाते हैं, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन्स, एम्फीबोल्स, अब्रक और ओलिविन। ठीक है,
अब हम बात करें चट्टान निर्माणकारी खनिज वर्गों में जो सबसे मुख्यतम जो तत्व होता है वो आपका सिलिकेट होता है। सबसे बड़ा जो रोल होता है चट्टान के निर्माण में वो सिलिकेट का होता है। सिलिकेट में कौन कौन से हैं आपके फेल्सपार और अभ्रक, इन दो सिलिकेट हर एक चट्टान में मुख्य रूप से पाया जाता है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो ऑक्साइड और कार्बोनेट का नंबर आता है। मुख्य रूप से जो प्रमुख है जो है चट्टान निर्माणकारी खनिज में वो आपका सिलिकेट है। ठीक है, अब हम बात करें पृथ्वी के क्रस्ट में उपस्थित तत्वों के बारे में। पृथ्वी के क्रस्ट में तत्वों की संख्या जो है आपकी 110 है, किंतु भूपटल या क्रस्ट के निर्माण में केवल 8 ही प्रमुख माने जाते हैं। ये 8 प्रमुख कौन कौन से हैं? तो सबसे अधिक जो होता है, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता है जो कि 46.8% है आपका, किसमें जो है पृथ्वी की भूपरिपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो आपका ऑक्सीजन है। अगर समस्त पृथ्वी में पूछे कि समस्त पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है तो वो आपका लोहा पाया जाता है। अगर भूपरिपटी में यानी क्रस्ट में तो वो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर आपका सिलिकॉन है 27.7%, फिर एल्यूमिनियम है, फिर लोहा है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम है। तो ये आपको सीक्वेंस ध्यान रखना। टॉप 5 आप याद कर लीजिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा और कैल्शियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चट्टानों के वर्गीकरण की बात करें तो चट्टानों को उनकी निर्माण विधि के अनुसार, उनका निर्माण किस प्रकार से होता है उसके अनुसार 3 भागों में उसको विभक्त किया जाता है। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें, यानी इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये इन तीनों चट्टानों के बारे में हम बात करेंगे। यही तीनों चट्टानें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके उदाहरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं। बात करेंगे आग्नेय चट्टानों के बारे में तो ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा ही धरातल पर जब जम जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो आग्नेय शैलों में परिवर्तित हो जाता है। होता क्या है, जैसे आपका ज्वालामुखी होता है, ठीक है, तो ज्वालामुखी जैसे मान लो ये अर्थ है आपकी, ये आपकी अर्थ हो गई। ठीक है, अब अर्थ में क्या है, इसके अंदर मान लो ज्वालामुखी की उत्पत्ति हो रही है। यहाँ पर क्या है, गर्म मैग्मा है। तो ये जब ऊपर की तरफ प्रेशर लगाता है, क्योंकि जो कोई भी चीज़ गर्म होती है तो उसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, प्रेशर क्रिएट होगा तो ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा। जब प्रेशर अधिकतम हो जाता है तो एकदम से यहाँ पर क्या होता है, जो आपका मैग्मा होता है वो एकदम से स्पीड के साथ बाहर आता है, और स्पीड के साथ बाहर आते ही जो मैग्मा होता है ये बाहर निकलते हुए ये जो पृथ्वी की सतह होती है उस पर क्या हो जाता है, जम जाता है, ठंडा होकर के जम जाता है। जो बाहर निकल कर के आता है उसे हम लावा कहते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर जो मेल्टेड मेटल्स होते हैं या मेल्टेड पदार्थ होता है, पिघला हुआ पदार्थ होता है, उसे हम मैग्मा कहते हैं। और पृथ्वी के बाहर आते ही उसको हम क्या नाम देने लगते हैं, लावा का नाम देने लगते हैं। तो लावा जब ठंडा हो जाता है तो वो चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और उन्हीं चट्टानों को हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। इनको हम प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। प्राथमिक सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो निर्माण हुआ है वो आपकी आग्नेय चट्टानों का ही हुआ है, ज्वालामुखी के कारण। ठीक, ये रवेदार परतहीन कठोर प्रकृति की चट्टानें हैं जो अप्रवेश होने के कारण रासायनिक अपक्षय से कम प्रभावित होती हैं। ये जो होती हैं ये क्या होती हैं, रवेदार परतहीन, इनमें कोई लेयर नहीं होती, कठोर प्रकृति की चट्टानें हैं। अब आप सोचो कि जो भी पिघला हुआ जो मैग्मा बाहर आता है जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसमें कोई छेद रहेगा, कोई भी छेद नहीं रहेगा। यानी वो कैसी होंगी, अप्रवेश्य होंगी, उसमें कोई भी चीज़ प्रवेश नहीं कर पाती। अब वो एकदम से कठोर हो जाती हैं तो उसमें रासायनिक अपक्षय भी क्या होता है आपका, कम होता है। रासायनिक अपक्षय अधिक से अधिक कब ज़्यादा होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चट्टान है, अगर उसमें होल हो गया, ठीक है, जैसे इसमें होल दिख रहे हैं आपको, ठीक है, दिख रहे हैं होल, इसमें अगर पानी चला जाएगा तो पानी क्या करेगा, पानी जब ठंडा होकर के जम जाएगा तो बर्फ़ जो होगी इसके अंदर क्या करेगी, प्रेशर क्रिएट कर देगी, तो ये फट जाएगा, पत्थर या चट्टान टूट जाएगी तो उसमें अपक्षय हो जाएगा। अगर यहाँ पे छेद नहीं होगा, अप्रवेश है, ये क्या है, अप्रवेश है, अप्रवेश रहेगा तो इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं जा पाएगी, पानी नहीं जा पाएगा, तो ये चट्टान जो है नहीं, अब उसका अपक्षय नहीं होगा, मतलब डिग्रेडेशन नहीं होगा, वो टूटेगी नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसमें रासायनिक अपक्षय भी कम होता है।
इन चट्टानों में जीवाश्म भी नहीं पाए जाते। जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलता है तो वो पूरा इतना ज़्यादा तापमान होता है कि जो भी वो पिघली हुई अवस्था में होता है, पिघली हुई अवस्था में होगा, तो जब वो बाहर आके ठंडा हो जाएगा तो उसमें जीवाश्म मिलने की कोई पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। ठीक है। रूपांतरित तथा अवसादित चट्टानें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं से निर्मित होती हैं। अब सबसे पहले जो चट्टानों का निर्माण हुआ वो आपकी आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ, उसके बाद अवसादी बनी, फिर आपकी रूपांतरित बनी। देखेंगे हम क्या क्या प्रक्रिया है इनकी, आगे हम देखने वाले हैं। फिलहाल हम एग्जाम्पल की बात करते हैं इसकी। तो पहला एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाइट, डायोराइट, ग्रेबो, पिचस्टोन और प्यूमिस। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आग्नेय चट्टानें की इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद करने हैं। ठीक है। डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। यह आपको 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन, देखो 3 ऑप्शन उसमें आग्नेय चट्टान के उदाहरण होंगे और एक ऑप्शन उदाहरण नहीं होगा। तो ये पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। ठीक है। तो ध्यान रखना, ग्रेनाइट आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट, पैगमेटाइट, डायोराइट, ग्रेबो, पिचस्टोन, प्यूमिस, ये एग्जाम्पल्स याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब आग्नेय चट्टान को भी हमने आगे 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से भाग हो गए? तो आग्नेय चट्टानों को हम उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक संरचना के आधार पर हम 2 भागों में बांट देंगे। कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक है आंतरिक आग्नेय शैल और दूसरी है बाह्य आग्नेय शैल, यानी बाह्य चट्टानें। ठीक है। आंतरिक आग्नेय शैल को और 2 भागों में बांट दिया है, पातालिक चट्टानें, मध्यवर्ती चट्टानें। ठीक है। और रासायनिक संरचना के आधार पर हमने इनको 2 भागों में बांटा है, अम्लीय शैलें और क्षारीय शैलें। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। चलिए बात करेंगे, जैसे हमने आग्नेय चट्टानों को उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा था, आंतरिक आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टान को भी 2 भागों में बांटा है, पातालिक चट्टान, मध्यवर्ती चट्टान। तो हम बात करेंगे पातालिक चट्टानों के बारे में। इस प्रकार की आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है, क्योंकि इनका ठंडा होना, जमाव एवं ठोस होना अधिक गहराई में ही होता है, जहाँ पर तापमान अधिक होता है। अतः इनके ठंडे होने की गति मंद होती है। इस कारण इसमें रवे अधिक और बड़े पाए जाते हैं, जैसे आपका ग्रेनाइट हो गया, ग्रेबो और डायोराइट। ठीक है। तो होता क्या है, देखो एग्जाम्पल समझेंगे। यहाँ पर ये मान के चलो, यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपकी मान लो अर्थ है, ये आपकी अर्थ है। ठीक है। यहाँ से मान के चलो, यहाँ पर अंदर मैग्मा है, यहाँ मैग्मा है। ठीक है। यहाँ मैग्मा है। तो होता क्या है, यहाँ पर मैग्मा पिघली हुई अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में है। तो होता क्या है, यहाँ पर तापमान बहुत अधिक है। कभी कभी क्या होता है, इतना प्रेशर नहीं लग पाता कि मैग्मा पृथ्वी की सरफेस को तोड़ करके बाहर आ सके, इतना प्रेशर नहीं लग पाता है। तो होता क्या है, अंदर जो पृथ्वी के अंदर सबसे नीचे जहां से मैग्मा बनना स्टार्ट होता है, वहां पर क्या होता है, मैग्मा वहीं पर ठंडा हो जाता है। मैग्मा क्या होता है, वहीं ठंडा हो जाता है। और जब वहां ठंडा हो जाएगा तो पृथ्वी के अंदर एक चट्टान बन जाएगी, जिसे हम कहेंगे पातालिक चट्टान। मैग्मा बाहर नहीं निकला, वहीं पृथ्वी के बहुत अधिक गहराई में जाकर के ठंडा हो गया, वहीं ठंडा हो गया। तो वहीं चट्टान का निर्माण हो गया, वहीं चट्टान का निर्माण हो गया। क्योंकि वो चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई में हुआ है, इसीलिए इसको कह दिया पातालिक चट्टान। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट है, ग्रेबो है और डायोराइट है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर है मध्यवर्ती चट्टान। अब एक तो हो गया पाताल बिल्कुल बहुत नीचे, फिर एक है मध्यवर्ती चट्टान, मतलब थोड़ा सा पातालिक चट्टानों के ऊपर अगर हम बढ़ेंगे तो मध्यवर्ती चट्टानें आ जाएंगी। ठीक है। समझेंगे इसको हम। भूगर्भ से निकलने वाला मैग्मा जब धरातल पर ना पहुंचकर मार्ग में मिलने वाले संधियों अथवा दरारों में तलों में ही जमकर ठोस हो जाता है, तो ऐसी चट्टानों को हम मध्यवर्ती चट्टानें कहते हैं। तो मध्यवर्ती चट्टानों के बारे में हम समझेंगे क्या होती हैं। देखो समझते हैं। होता क्या है, जैसे मान के चलो ये हमारी अर्थ सरफेस है। ठीक है। अब यहां से मान के चलो ये आपका, यहां पर आपका
मैग्मा है, ये मैग्मा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब एक तो मैग्मा यहीं ठंडा हो गया, यहाँ ठंडा हो जाए तो इन्हें हम कहेंगे पातालिक चट्टानें। वहीं ठंडा हो गया, जहाँ बना पृथ्वी की अधिक गहराई में जाके ठंडा हो गया, उसे हमने कह दी पातालिक चट्टानें, ठीक है, पातालिक आग्नेय चट्टानें, ठीक। अब जैसे ही वो ऊपर बढ़ा, ऊपर बढ़ेगा, ऊपर बढ़ा तो यहाँ पे क्या होती हैं, दरारें वगैरह होती हैं। ये दरारें इस तरीके से दरारें वगैरह पाई जाती हैं, इस तरीके से दरारें पाई जाती हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकती हैं भाई, दरारें किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, ठीक है। तो होता क्या है, मैग्मा जब ऊपर की तरफ बढ़ता है पृथ्वी के अंदर, तो जो दरारें होती हैं उन दरारों में अंदर जाकर के भर जाता है, उन दरारों में क्या होता है, भर जाता है। जब इन दरारों में भर जाता है तो इन दरारों में भरने के बाद ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है तो वही निर्माण हो जाता है मध्यवर्ती चट्टानों का, मध्यवर्ती चट्टानों का निर्माण हो जाता है। अब मध्यवर्ती चट्टानों के कई सारे रूप होते हैं, वो डिपेंड करता है कि दरार का साइज कैसा है, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है कि दरार का साइज कैसा है। तो यहां पर कई सारी जो है इमेजेस बनती हैं, यानी कई सारे इसके एग्जाम्पल हैं मध्यवर्ती चट्टानों के। तो पहला है लेकोलिथ। क्या है पहला, क्या होता है आपका, लेकोलिथ। लेकोलिथ में क्या होता है, इसमें गुंबदाकार आकृति बन जाती है, जैसे इस तरीके से, इस तरीके से एक आकृति बन जाती है। यानी यहाँ पर अगर मैग्मा भरा हुआ है, मान के चलो कि ये मैग्मा भरा हुआ है, तो मैग्मा क्या करेगा, यहाँ पर मैग्मा की जो वाष्प होगी ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगी, ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगी, तो ये जो इतना हिस्सा होता है ऊपर की तरफ उठ जाता है, ये वाला। तो यहाँ पर गुंबदाकार आकृति बन गई। तो यहाँ पे अगर लावा भर गया, गुंबदाकार आकृति बना करके लावा भर रहा है, तो उसको हम कहेंगे लेकोलिथ। क्या कहेंगे उसको, लेकोलिथ कहेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे भित्ति शिला या डाइक की। ये सब मध्यवर्ती चट्टानों के एग्जाम्पल हैं, और मध्यवर्ती चट्टानों में भी किसके एग्जाम्पल हैं, ये आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भित्ति शिला या डाइक की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, भित्ति शिला में क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक तरीके से बहुत बड़ी एक ऊंची दरार सी बन जाती है। यहाँ पे जैसे मान लो मैग्मा है, तो यहाँ पर मैग्मा ने ऊपर प्रेशर लगाया, तो यहाँ पे एक तो गुंबदाकार बनना था इस तरीके से, ये गुंबदाकार नहीं बनेगा, यहाँ पे एकदम से बहुत बड़ा चीज वो कर देगा, बहुत बड़ा टीला सा बना देगा, जिसको हम भित्ति शिला या डाइक कहेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, पत्र या पत्रक शिला, पत्र या पत्रक शिला। तो पत्रक शिला में क्या होता है, पत्रक शिला में इस तरीके से होता है, देखो अभी मैंने एग्जाम्पल इसका बताया था। ये है आपका, यहाँ पे मैग्मा है, ठीक है, ये मैग्मा है आपका, और यहाँ पे क्या होता है आपका, ये इस तरीके से भर जाता है पत्रक शिला में। पत्रक शिला में साइड में भर जाता है, साइड में मैग्मा भर गया, तो उससे हमने क्या कह दिया, पत्र या पत्रक शिला कह दिया। यानी जब मैग्मा ऊपर की तरफ जाएगा, साइड में दरारें मिलेंगी, तो उनमें जो भर जाएगा उसे हम क्या कह देंगे, पत्रक या पत्रक शिला कह देंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करें तो हमारा आ जाता है लोपोलिथ। लोपोलिथ में क्या होता है, इसमें लावा तस्त्रीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है, तस्त्रीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है, जैसे इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ कोई शेप होती है, जैसे मान के चलो यहाँ पे लावा भरा हुआ है, यहाँ मैग्मा भरा हुआ है, मैग्मा जब जाएगा तो इसमें भर जाएगा, तो इस तस्त्रीनुमा जो है शेप को ग्रहण कर लेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, लोपोलिथ कहेंगे। हालांकि आपको मैं फिगर बना के समझा रहा हूँ, लेकिन आप डायरेक्टली आंसर याद रखो, मतलब डायरेक्टली इसके एग्जाम्पल ध्यान रखो, लोपोलिथ। फिर है आपका फैकोलिथ। फैकोलिथ में क्या होता है, इस तरीके से आकृति बना देगा, इस तरीके से, ये आपका फैकोलिथ है, यानी इसमें आपका मैग्मा भर जाएगा, ठीक है। फिर आपका है बैथोलिथ। बैथोलिथ में क्या होता है, ये आपका मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक पाया जाता है, ठीक है, बैथोलिथ। तो ये आप ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम्पल थे किसके, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं वो सारे आग्नेय चट्टानों के हैं, और आग्नेय चट्टानों में भी कई सारी चीज़ें डिवाइड कर दी हमने। जैसे हमने आग्नेय चट्टानों को दो भागों में बांटा था, आंतरिक आग्नेय चट्टानें, बाह्य आग्नेय चट्टानें। आंतरिक आग्नेय चट्टानों में हमने बात कर ली थी पातालिक चट्टानों के बारे में, और दूसरा हमने बात कर लिया था किसके बारे में, आपका अब मध्यवर्ती चट्टानों के बारे में, ठीक है। इन दो चीज़ों के बारे में हमने अभी बात कर ली थी। तो जो पातालिक चट्टानों के जो उदाहरण थे वो मैंने क्या बताया था, ग्रेनाइट,
ग्रेबो, डायोलाइट बताया था। और आपके मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों की जो उदाहरण थे वो हमने, जैसे आपका लोपोलिथ है, फैकोलिथ है, बैथोलिथ है, ठीक है। तो ये सब आपको मैंने उदाहरण इसके बताए थे। अब हम बात करेंगे बाह्य चट्टानों के बारे में, ठीक है। बाह्य चट्टानों के बारे में बात करेंगे तो बाह्य चट्टानों में हम यहाँ पर देखो, ज्वालामुखी फटने के समय मैग्मा के धरातल पर आकर ठंडा होने से जो चट्टानें बनती हैं वो ज्वालामुखी चट्टानें या बाह्य चट्टानें कहलाती हैं। एक तो यह है कि जो मैग्मा होगा वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाए तो वो आंतरिक आग्नेय चट्टानें हो जाएंगी। अगर मैग्मा पृथ्वी के बाहर आकर के ठंडा हो रहा है तो उसे हम बाह्य आग्नेय चट्टानें कहेंगे। जैसे अभी तक तो पृथ्वी के अंदर ही जो ठंडा हो रहा था तो आंतरिक हो गई थी, उसमें भी दो थी, पातालिक और मध्यवर्ती चट्टानें। अब यहाँ पर मैग्मा जैसे मान के चलो बाहर आया और बाहर आकर के इस तरीके से फैल गया, बाहर आकर के यहाँ पर फैल जाता है। तो यहाँ पर जब फैल जाता है और यहाँ फैल करके ठंडा हो गया, जब ठंडा हो गया तो बाहर क्या हो गई, पृथ्वी के अंदर से बाहर चट्टान बन गई। जो चट्टान बन गई तो उसे हमने क्या कह दी, बाह्य चट्टानें कह दिया। इसके एग्जाम्पल क्या है, बेसाल्ट चट्टानें। क्या एग्जाम्पल है, बेसाल्ट चट्टानें इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर भी हमने आग्नेय चट्टानों को दो प्रकार में बांटा था, अम्लीय चट्टानें और क्षारीय चट्टानें, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक जो हमने बात की वो उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों के प्रकार के बारे में बात की थी। लेकिन अगर हम रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानों के प्रकार के बारे में देखें तो अम्लीय चट्टानें और क्षारीय चट्टानें होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। अम्लीय चट्टानें जो होती हैं इसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक होती है। इंपॉर्टेंट है, अगर हम सिलिका की मात्रा बढ़ा दें चट्टानों में तो वो अम्लीय चट्टानें कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, अम्लीय चट्टानें कहलाएंगी। और इसमें बाकी एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, क्षार पदार्थ पर चूना भी पाया जाता है। हालांकि जो अम्लीयता डिपेंड करती है किसी भी मिट्टी की, वो सिलिका की मात्रा पर डिपेंड करती है। सिलिका जितना अधिक होगा वो क्या होगी, अम्लीय होगी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, ग्रेनाइट, रायोलाइट, पिचस्टोन, ऑब्सीडियन। एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, ठीक है। अम्लीय में कौन सा हो जाएगा, ग्रेनाइट, रायोलाइट, पिचस्टोन और ऑब्सीडियन, ठीक है। बात करें क्षारीय शैलों की, जिनमें सिलिका की मात्रा 45 से 55% तक होती है। अम्लीय में 65 से 85 तक और क्षारीय में 45 से 55 तक, एग्जैक्टली, ठीक है। शेष बाकी लोहा, चूना और मैग्नीशियम के अंश होते हैं। बेसाल्ट जो है आपकी क्षारीय है, डोलोराइट और ग्रेबो। देखो तो मुख्य रूप से आपके ग्रेनाइट और बेसाल्ट में ही आपके क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो आपकी आग्नेय चट्टान है वो आपकी अम्लीय, जो आपकी ग्रेनाइट चट्टान है वो आपकी अम्लीय है, बेसाल्ट जो है वो आपकी कैसी हो जाएगी, क्षारीय चट्टान हो जाएगी। ग्रेनाइट आंतरिक चट्टान है, आंतरिक आग्नेय चट्टान है, और बेसाल्ट आपकी बाह्य आग्नेय चट्टान है, जो कि हम पिछले अभी स्लाइड्स में हमने देखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, आग्नेय चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत में अधिक पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत जो आपका मध्य प्रदेश नीचे का जो क्षेत्र है आपका, जैसे आपका प्रायद्वीपीय भारत में देखें तो ये मुंबई आ जाएगा और आपका तमिलनाडु है, ये सब क्षेत्र जो हैं आपके प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे राजस्थान का अरावली पर्वत, यहाँ पे आग्नेय चट्टानों की मात्रा अधिक है, ठीक है। छोटा नागपुर की जो गुंबदनुमा पहाड़ियाँ हैं ये भी आपकी यहाँ पर आग्नेय चट्टान अधिक मात्रा में पाई जाती है। राजमहल की श्रेणी है, रांची का पठार है, अजंता की गुफाएं, यहाँ पर आग्नेय चट्टानों की आपको जो है कई सारे जो महल बने हुए हैं वो आग्नेय चट्टानों के द्वारा बने हुए हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टानों से अधिकांश खनिज, धातु, अयस्क मिलते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे आपका लौह अयस्क, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनम, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ें। अब बात करेंगे अवसादी चट्टानों के बारे में। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ चट्टानों के 3 प्रकार पढ़े थे, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतर चट्टान। आग्नेय चट्टान हमने खत्म कर ली, अब हम बढ़ेंगे अवसादी चट्टानों की ओर। अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, चट्टानों के टूट फूटकर एकत्र होकर नीचे जमा
होते जाने से ही अवसादी शैल का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान मुख्य रूप से ज्वालामुखी क्रिया के कारण बन चुकी हैं। अब जब आग्नेय चट्टान बन गई, चट्टानें बन गई, जब चट्टानें बन जाती हैं तो होता क्या है, इनका आपका अपर्दन होता है, अपक्षय होता है, ठीक है, वृहद संचलन होता है। वृहद संचलन मतलब मास वेस्टिंग है, एक बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन आप अपर्दन और अपक्षय तो समझते होंगे। वायु, जल, वर्षा आदि जो कारक होते हैं वो चट्टानों का अपर्दन करते हैं, चट्टानों को की तोड़फोड़ करते हैं। चट्टानों की तोड़फोड़ जब होती है तो ये क्या होते हैं, पानी के साथ में, हवा के साथ में एक तरीके से ऊपर से बहते हुए जो है नीचे की ओर नीचे चले आते हैं। जब नीचे आते हैं तो साथ में जो है कई प्रकार की चीज़ें साथ में लेकर के आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मरा हुआ जीव है या पेड़ पौधे जो टूटे फूटे वहाँ रहते हैं, कई सारी वनस्पतियाँ होती हैं, उनको ये ला करके नीचे यहाँ पर क्या करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं। ऊपर से टूट करके नीचे आई, यहाँ जमा हो गई। ऐसे क्या होता है, कई ये अवसाद जो है एक के बाद एक के बाद एक जमा होते रहते हैं। तो यहाँ पर एक परत जम जाती है। जैसे मान लो सबसे नीचे मिट्टी हो गई, फिर कुछ और तरीके की परत आ गई। जैसे आपने केक देखा होगा, केक में क्या होता है, नीचे आपका ब्रेड होता है, फिर उसके ऊपर फ्लेवर्स लगाए जाते हैं। तो इसी तरीके से अवसादी में क्या होता है, जब अवसाद बनता है तो सबसे नीचे कभी मिट्टी आ गई, तो कभी ऊपर वनस्पतियां आ गई, फिर मिट्टी आ गई, फिर कोई जानवर मरा हुआ आ गया। तो इस तरीके से एक तरीके से अवसाद बनता जाता है, ठीक है। अवसाद मतलब जमा हुआ पदार्थ एक के ऊपर एक जमा होता जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि ये जो है चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए उसको हम परतदार शैल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें परतें जमा होती रहती हैं। अब बात एक बताओ, इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे नहीं पाए जाएंगे? तो आप कहोगे कि सर हाँ, इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे। क्यों पाए जाएंगे? क्योंकि भाई जब कोई भी चीज़ का अपक्षय होगा, अपक्षय के साथ में सिर्फ और सिर्फ वो चट्टान ही नहीं आती, साथ में कभी कभी भारी पत्थर किसी जीव के ऊपर गिर गया तो जीव भी मर जाता है। तो साथ में मरे हुए जीव जंतु पौधे सभी इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसमें जीवाश्म पाए जाएंगे और खनिज तेल अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी शैलों का विस्तार है। अब बात की जाए कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी शैलें पाई जाती हैं, तो ध्यान रखना, संपूर्ण भूपृष्ठ पर के लगभग 75% भाग पर अवसादी शैलों का विस्तार है। मतलब सबसे अधिक मात्रा में भूपृष्ठ पर अवसादी शैलें ही पाई जाती हैं, जबकि क्रस्ट के निर्माण में इनका 5% योगदान है। संपूर्ण भूपृष्ठ की बात करें तो 75% भूपृष्ठ जो है वो अवसादी शैलों का बना हुआ है, लेकिन क्रस्ट में, भूपरपटी में इनका निर्माण कितना है, 5% है। जैसे आपका सैंड स्टोन है, लाइम स्टोन है, क्ले है, जिप्सम है, खड़िया है, डोलोमाइट है, कोयला है, लोहा निक्षेप है, ठीक है। ये जो आपके एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट है। सैंड स्टोन है, लाइम स्टोन है, जिप्सम है, खड़िया है, डोलोमाइट है, कोयला है, लोहा निक्षेप है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? अवसादी चट्टानों के हो गए, ठीक है। तो अवसादी चट्टानों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? चट्टानें भिन्न भिन्न रूप की होती हैं। इनका निर्माण जो होता है छोटे बड़े भिन्न भिन्न कणों से होता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपके मिट्टी के कण कभी आ गए, कभी पत्थर के कण आ गए, कभी किसी चीज़ के कण आ गए, पत्तियाँ आ गई, ठीक है, वनस्पतियाँ आ गई, इनसे निर्माण होता है। इन चट्टानों में परत अथवा स्तर होते हैं। ऑब्वियसली बात है, स्तर होंगे, एक दूसरे पर समतल रूप में जमे होते हैं, एक के ऊपर एक समतल रूप में जमा होता है। इन चट्टानों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं, ऑब्वियसली पाए जाते हैं। इन्हीं चट्टानों से कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम आदि खनिज भी प्राप्त किए जाते हैं। अब यही चट्टानें बाद में, इन पे तापमान का प्रभाव पड़ेगा, कई सारे जलवायु कारकों का प्रभाव पड़ेगा, तो यही चट्टानें परिवर्तित हो जाएंगी रूपांतरित चट्टानों में, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। ये छिद्रमयी होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, छिद्रमयी होंगी। ये चट्टानें अपेक्षिता मुलायम होती हैं, क्योंकि ये परत दर परत बनी होती हैं। इनका निर्माण सामान्यतः जल, पवन, हिम, जीव जंतु अथवा रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? जैसे बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर आदि का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। बालू के महीन जमाव के लोयस के मैदान आदि विश्व के सबसे उपजाऊ और घने प्रदेश हैं। चूना व डोलोमाइट और अन्य मिट्टियां इस्पात उद्योग में काम आती है। चूना और डोलोमाइट
कि जो जो है आपका इस्पात उद्योग में भी काम आता है। अवसादी चट्टानों में चूने के पत्थर का उपयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। तो अवसादी जो चट्टानें हैं, इनमें जो चूना होता है उनका निर्माण, उसका उपयोग घर में तो किया जाता है, भवन के निर्माण में तो किया ही जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल लेवल पे उद्योग, कई सारे उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपका इस्पात उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, उसमें चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करें कायांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें, जिन्हें हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो उच्च तापमान, दबाव, जल की रासायनिक क्रिया से आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप चट्टानें कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। इन चट्टानों में कठोरता और दृढ़ता भी सर्वाधिक होती है। इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है, जैसे हीरा, अभ्रक, संगमरमर और क्वार्टजाइट। समझते हैं इस चीज को। ठीक है, तो सबसे पहले जो निर्माण हुआ वो निर्माण हुआ किसका? जैसे मान लो यहाँ पर आपका, यह आपकी हो गई आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान किससे बनी? आग्नेय चट्टान बनी ज्वालामुखी क्रिया से। ज्वालामुखी क्रिया से कैसे बनी? ज्वालामुखी का जो मैग्मा जब बाहर आता है तो पृथ्वी की परत पर फैल जाता है, ठंडी होती है, तो आग्नेय चट्टान का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान आंतरिक भी होती हैं, बाह्य भी होती हैं। मैग्मा अंदर ठंडा हो जाएगा तो आपकी अंदर चट्टान बन जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे? आंतरिक आग्नेय चट्टान कहेंगे। आंतरिक आग्नेय चट्टान दो तरीके की होती हैं, पातालीय चट्टान, मध्यवर्ती चट्टानें, जिसके एग्जाम्पल हमने देखे थे। अब आग्नेय चट्टान में जब बाह्य आग्नेय चट्टान है, उस पर क्या होता है? उसका डेनुडेशन होता है, उसका अपक्ष अपर्दन होता है। अपक्ष अपर्दन होता है तो यहाँ से क्या होते हैं? कई सारे आपके पदार्थ, छोटे मोटे पदार्थ नीचे आकर के जमा होते रहते हैं, तो यहाँ पे कई सारी परतें बन जाती है। तो यहाँ पर एक चट्टान बन गई, जिसे हम कहेंगे अवसादी चट्टान। क्या कहेंगे? अवसादी चट्टान कहेंगे। अब इन अवसादी चट्टानों पर उच्च तापमान पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, जल की रासायनिक क्रिया होगी। जल की रासायनिक क्रिया क्या होती है? जल के अंदर क्या पाया जाता है? आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन क्या करता है? आपका एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ऑक्सीकरण कर देता है बहुत सारी चीज़ों का। तो होता क्या है, यहाँ पर उच्च तापमान, दाब, जल की रासायनिक क्रिया, ये सब चीज़ें जब काफ़ी वर्षों तक पड़ती रहती हैं तो अवसादी चट्टानें का जो रूप होता है वो बदल जाता है, रूप बदल जाता है, काया बदल जाती है। इसीलिए ये चट्टानें परिवर्तित हो जाती हैं किसमें? आपकी ये चट्टानें परिवर्तित हो जाती हैं कायांतरित चट्टानों में। कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। यानी पहले बनी आग्नेय चट्टान, फिर बनी अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों पर जब दबाव, उच्च ताप पड़ा तो उनका रूप बदल गया, उनकी काया बदल गई, वो चेंज हो गई कायांतरित चट्टानों में। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे। अब देखो ये इसमें क्या होगा, इसमें कठोरता व दृढ़ता भी सर्वाधिक होती है। भाई उच्च दबाव पड़ेगा, जब दबाव पड़ेगा तो उसमें कठोरता भी आएगी, ऑब्वियसली बात है। जीवाश्मों का अभाव रहेगा। अब जीवाश्म का अभाव मतलब जीवाश्म पाए जाते हैं इनमें, लेकिन जीवाश्मों का अभाव कैसे हो जाता है? जब कोई उसमें उच्च ताप पड़ेगा। जब उच्च ताप पड़ने के कारण होता क्या है, इसमें जो जीवाश्मों के अवशेष होते हैं वो राख बन जाते हैं। राख बन जाते हैं। राख जब बन जाते हैं तो एक तरीके से वो खत्म हो जाते हैं। अब जब खत्म हो जाएंगे तो कहने का मतलब जीवाश्मों का क्या रहेगा? अभाव रहेगा। ठीक है, जैसे आपका हीरा हो गया, अभ्रक हो गया, संगमरमर हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, ये सारे क्या हैं? कायांतरित चट्टानें हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। संगमरमर और हीरा, अभ्रक ये बहुत पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें। तो कभी कभी रूपांतरण भी पूछ लेता है। रूपांतरण क्या है? बेसाल्ट से आपकी क्या बनती है? एम्फीबोलाइट बनती है। ग्रेनाइट से आपकी नीस बनती है, और बेसाल्ट से आपका सिस्ट भी बनता है। ठीक है, तो आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से क्या बनता है? ग्रेनाइट से नीस बन जाता है, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बन जाता है, और बेसाल्ट से सिस्ट भी बनता है। ठीक है, रूपांतरण कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, जैसे नीस
किस आग्नेय चट्टान का रूपांतरण है? तो आप कहोगे ग्रेनाइट चट्टान का। एम्फीबोलाइट किस आग्नेय चट्टान का रूपांतरण है? तो आप कहोगे बेसाल्ट का। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे, मैंने कहा कि अवसादी चट्टानें भी आपकी रूपांतरित होती हैं, ठीक है। आग्नेय भी होती हैं और अवसादी भी होती हैं। अभी मैं बात करूंगा चट्टानों का जब चक्र आएगा तब उसके बारे में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो अवसादी चट्टानों के रूपांतर से बनी चट्टानें। तो पहला है क्ले एवं सेल। क्ले एवं सेल जो आपकी परिवर्तित हो जाती है किसमें? स्लेट में, ठीक है। चूना पत्थर मोस्ट इंपोर्टेंट संगमरमर में। चौक डोलोमाइट संगमरमर में। बालू का पत्थर इंपॉर्टेंट क्वार्टजाइट में। कांग्लोमरेट क्वार्टजाइट में। बिटुमिनस कोयला इंपॉर्टेंट है ग्रेफाइट व हीरा में। ग्रेफाइट और हीरा में बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट और हीरा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कन्वर्जन आपको याद करने हैं, कन्वर्जन ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट कन्वर्जन से, ठीक है। इसके अलावा रूपांतरित चट्टानें भी कभी कभी अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं, ठीक है। जैसे आपका स्लेट से ये बदल जाता है फाइलाइट में, और फाइलाइट जो बदल जाती है वो आपकी सिस्ट में बदल जाती है, और ग्रेबो बदल जाती है सर्पेंटाइन में। तो एक ये इंपॉर्टेंट है इसमें और एक ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेबो किस में चेंज हो जाती है? सर्पेंटाइन में, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे चट्टानों के चक्र के बारे में। तो चट्टानों का चक्र कुछ नहीं है, अभी तक हमने जितना भी समझा उसका निचोड़ यहां पे हम समझ लेंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया कि वॉल्केनिक इरप्शन होता है, यानी आपकी ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है उससे चट्टानें बनती हैं। कौन सी? इग्निशियस रॉक्स, मतलब आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ये है आपकी आग्नेय चट्टान, ठीक है। आग्नेय चट्टान का जब अपक्षा अपरदन होता है तो यहाँ पे कई सारे सेडिमेंट एक के ऊपर एक आके इकट्ठे होते रहते हैं, तो वहाँ से बन जाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी आपकी अवसादी चट्टानें बन जाती हैं। अवसादी चट्टानें जब आप इस पर ताप दाब का प्रभाव पड़ता है, जब ताप और उच्च दाब का प्रभाव पड़ता है तो यही चेंज हो जाती हैं किसमें? रूपांतरित चट्टानें, यानी मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये चेंज हो जाती हैं रूपांतरित चट्टानों में। रूपांतरित चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें जब इन पर भी कई अधिक उच्च ताप पड़ता है, ठीक है। जब उच्च ताप पड़ता है तो उच्च ताप और दाब के कारण ये पिघलने लगती हैं। जब ये पिघलने लगती हैं, जब ये पिघलेंगी तो अगेन ये मैग्मा में बदल जाएंगी, और जब मैग्मा बदल जाएंगी तो मैग्मा से फिर क्या होगा? मैग्मा जब ऊपर की तरफ आएगा, ज्वालामुखी उद्गार होगा, तो उससे फिर क्या बनेगी आपकी? फिर आपकी आग्नेय चट्टान बनेगी। तो कुल मिलाकर के ये एक तरीके से चक्र चलता रहता है, जिसे हम कहते हैं चट्टानों का चक्र। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये प्रक्रिया आपके निरंतर चलती रहती है। ये प्रकृति के कुछ नियम हैं, प्रकृति के अनुसार ये क्रियाएं हमेशा चलती रहेंगी, आगे भी चलती रहेंगी, ठीक है। तो ये था आपका चट्टानों, इस चट्टान चैप्टर का निचोड़, और इससे आपका एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चट्टानें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली चट्टान कौन सी है? आग्नेय, दूसरी अवसादी, तीसरी रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टानों को भी हमने 2 भागों में बांट दिया था। पहला था उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा था आपकी रासायनिक उसकी अम्लता के आधार पर, ठीक है। तो चट्टानें जो थी जो है आपकी उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की थी। आंतरिक आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टान को 2 भागों में बांटा, पातालीय चट्टानें और मध्यवर्ती चट्टानें, ठीक है। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें, इतना बात क्लियर हो गई। इसके अलावा हमने रासायनिक क्रिया के आधार पर ही आग्नेय शैलों को 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से 2 भाग थे आपके? पहला भाग था अम्लीय शैलें, दूसरा था क्षारीय शैलें, ठीक है। फिर हमने बात की थी अवसादी चट्टानों के बारे में, फिर हमने बात की थी रूपांतरित चट्टानों के बारे में, ठीक है। तो ये आपका ओवरव्यू था। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं
तो आप बस मेरे लिए इतना कर सकते हैं कि आप ये वीडियो है मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, जो भी स्टडी ग्रुप में वहाँ पे शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को जोड़िए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छे वीडियो बनाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।